गुड मॉर्निंग। आज आइए फिर हमारा आपसे इंटरेक्शन होगा। हमारा जो चैनल है सेंटर ऑफ इंग्लिश स्टडी और एकेडमिक्स में हम आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं। आइए आज नेक्स्ट जो टॉपिक हमने लिया है एक्टिव टू पैसिव पार्ट 5। पार्ट 4 हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड। नाउ आई एम कमिंग टू पार्ट 5। नाउ टुडेज टॉपिक इज how to change from active to passive taking future indefinite tense। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंसेस हैं उनको कैसे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे। देयर आर 5 सेंटेंसेस ओवर हियर। 5 वाक्य हमने लिखे हुए हैं। एक अफर्मेटिव है, एक निगेटिव है, एक टाइप 1 इंट्रोगेटिव है और 2 टाइप 2 इंट्रोगेटिव है। उसमें एक हु है स्पेशली और एक है विच बुक। इन पांचों को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, आइए चलिए हम आपको एकदम कंसेप्चुअली क्लियर करते हैं और आपका जो कंफ्यूजन है एक्टिव टू पैसिव का, आई प्रॉमिस दैट इट विल नो लॉन्गर बी विद यू एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर इन योर माइंड। आइए चलिए, पहला सेंटेंस है ही विल डू हिज वर्क टुमारो। देखिए, ही विल डू हिज वर्क टुमारो, ये जो सेंटेंस अब आप पैसिव से आप बनाने जा रहे हैं और कंसेप्चुअली आप क्लियर होना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज है कि आप इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनको डिफाइन कर लीजिए, उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखिए, मैं आइडेंटिफाई करवा रहा हूं आपको। ही प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। विल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट में। डू मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हिज वर्क ये नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नाउन फ्रेज जो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। टुमारो जो है ये एडवर्ब है, एडवर्ब शोइंग टाइम। आपके साथ हम कैसे जानेंगे? देखिए, ये जो मेन वर्ब है उसके सापेक्ष में इसमें व्हाट या होम लगाइए। जब व्हाट या होम लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक डायरेक्ट। जब होम लगाएंगे जो व्यक्ति आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जब व्हाट लगाएंगे नॉन लिविंग कंसेप्ट आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें व्हाट के जवाब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा, देखिए हिज वर्क। और टुमारो ये इस वर्ब का जो है टाइम बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है, मॉडिफायर है। तो यानी हमें ऑब्जेक्ट मिल गया है हिज वर्क। और पैसिव बनाने का मतलब हम ऑब्जेक्ट को जो है अब हाईलाइट करेंगे। तो हिज वर्क को इधर ले आइए, पूरा फ्रेज उठ करके आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्क ये नाउन है और ये हिज इसमें पजेसिव एडजेक्टिव है, दोनों मिलकर के नाउन फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट है पूरा। सिंगल वर्ड इसमें उठ करके नहीं आएगा, दोनों वर्ड उठ करके आएंगे, पूरा फ्रेज आएगा हिज वर्क। और फ्यूचर में जो है आपका विल बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी डन। डू वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म हिज वर्क विल बी डन। अब ये मॉडिफायर एज इट इज उतार लीजिए, टुमारो। और बाई वाला पोर्शन ये सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही यहां थर्ड पर्सन का ये आपका जो है थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव फॉर्म है, इधर आकर के ही का जो है हिम हो जाएगा, थर्ड पर्सन में ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस हो गया हिज वर्क विल बी डन टुमारो बाय हिम। हिंदी देखिए, हिंदी विल रिमेन सेम, टेंस विल रिमेन सेम, देयर इज नो डिफरेंस एज फार एज मीनिंग इज कंसर्न्ड ऑफ द सेंटेंस। एज फार एज टेंस इज कंसर्न्ड, बोथ विल रिमेन सेम। द ओनली डिफरेंस विल बी the first one is in active voice, the second one is in passive voice. And here we are going to highlight the object, here we are going to highlight the doer या एक्शन जो कर रहा है उस कर्ता को हाईलाइट कर रहे हैं। बस एक्टिव और पैसिव में इतना डिफरेंस है। पहला था he will do his work tomorrow, वह अपना काम कल करेगा। यहां पर है उसका काम उसके द्वारा कल किया जाएगा, his work will be done tomorrow by him। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। लेट अस मूव फर्दर। सेकंड देखिए, सी विल नॉट टीच अस रेगुलरली। सेम मोडस ऑपरेंडी इज रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्टेड अगेन। सी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, टीच मेन वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, ऑब्जेक्ट है और रेगुलरली ये एडवर्ब है। तो देखिए, सी विल नॉट टीच अस रेगुलरली, वह हम सबको जो है नियमित रूप से नहीं पढ़ाएंगी। तो सी विल नॉट टीच अस रेगुलरली, अब ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है किसके जवाब में? होम के जवाब में। होम के जवाब में व्यक्ति आया है, ये देखिए यहां पर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नाउ वी हैव गॉट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम के जवाब में, टीच होम अस। तो अस का यहां पर वी हो गया, वी विल वी के साथ जो है शैल लगाइए,
वी शैल नॉट बी, वी शैल नेगेटिव है, नॉट लगाइए, देन वी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट। वी शैल नॉट बी टॉट, वी शैल नॉट बी टॉट। रेगुलरली मॉडिफायर को उतार लीजिए और इसके बाद जो है बाई वाला पोर्शन ले आइए। बाई सी है, सी उधर जाकर के थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हल हो जाएगा। सो वी शैल नॉट बी टॉट, हम लोग को नहीं पढ़ाया जाएगा रेगुलरली नियमित रूप से बाई हल उनके द्वारा, हम लोगों को उनके द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा। लेट अस मूव फर्दर अगेन। नाउ वी आर गोइंग टू द टाइप 1 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शैल आई डू दिस वर्क टुमारो, क्या मैं यह काम कल करूंगा, क्या मैं यह काम कल करूंगा। फिर अगेन उसी तरह से डिफाइन करिए। शैल हेल्पिंग वर्ब है, इन्वर्जन के बाद आगे आ गया है, टाइप 1 इंट्रोगेटिव इसलिए आगे आ जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जाता है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है आई फर्स्ट पर्सन में, ये मेन वर्ब हो गया फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब की, और दिस वर्क ये नाउन फ्रेज है। आप कहेंगे सर ये हम कैसे जानेंगे कि ये नाउन फ्रेज है और दोनों शब्द मिलकर के फ्रेज है, अलग अलग डिफाइन नहीं करना। क्यों? क्योंकि दिस यहां पर जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्क कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसकी तरफ संकेत कर, दिस वर्क यह काम, तो ये एडजेक्टिव का है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये वर्क नाउन है, इसलिए दोनों मिलकर के जो है नाउन फ्रेज है। और डू में जब आप लगाएंगे व्हाट, आई डू व्हाट, व्हाट के जवाब में आएगा दिस वर्क, तो दिस वर्क पूरा जो है उठ करके आएगा आगे, और टुमारो एडवर्ब है, एडवर्ब है। चलिए बनाते हैं इसको पैसिव वॉइस। जैसे इसमें इन्वर्जन होकर के शैल आगे आया, हमें लेकर के आना दिस वर्क, उससे पहले क्या आ जाएगा विल, विल यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा विल, और नया आप सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं दिस वर्क। ये आपका जो है दिस वर्क जो है यहां पर जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बना दिया आपने, ये नाउन फ्रेज को उठा करके आप आगे ले आए हैं। तो विल दिस वर्क, बी लगाइए, वर्ब के थर्ड फॉर्म डन। टुमारो अपनी जगह है, मॉडिफायर को एज इट इज रहने दीजिए और बाई वाला पोर्शन लगाइए, और आई का जो है यहां पर हो जाएगा मी, और देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये मत भूलिए पंक्चुएशन मार्क्स। विल दिस वर्क बी डन टुमारो बाय मी, देखिए सेम टेंस, ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। शैल आई डू दिस वर्क टुमारो, क्या मैं ये काम कल करूंगा। यहां विल दिस वर्क, क्या यह काम बी डन किया जाएगा टुमारो माने कल, बाय मी, क्या यह काम मेरे द्वारा कल किया जाएगा, इन द सेम सेंटेंस। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। लेट अस मूव फर्दर। थोड़ा सा ट्रिकी अब आएंगे, ध्यान से देखिए। हु विल हेल्प यू द डे आफ्टर टुमारो, हु विल हेल्प यू, हु यहां पर दोहरा फंक्शन कर रहा है, इसी को समझना है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और साथ साथ यही सब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव जो है ये प्रोनाउन है और साथ साथ सब्जेक्ट है, इसका फंक्शन नॉमिनेटिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसको आपको समझना है। जब ये समझेंगे तभी इसका पैसिव आपको कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगा। और विल यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, अब सब्जेक्ट चूंकि हो चुका है तो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब साथ साथ, सब्जेक्ट आ चुका है। ये यू को लोग सब्जेक्ट समझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो ये यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो आ चुका आपका, वो इसे इंट्रोगेटिव वर्ड खाली समझते हैं और इसे सब्जेक्ट समझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यू यहां पर ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद जो है द डे आफ्टर टुमारो, ये पूरा जो है एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। जब क्लियर हो गया, डिफाइन कर लिया आपने कि इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट ये हु है, तो ये बाई हूं, हु का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म बाई हूं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, लेकिन पीछे ले गए बाई हूं, लेकिन आगे क्यों रखेंगे, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। बस यही कंसेप्ट आप जो है अच्छी तरह समझ लीजिए। बाई हूम जो है ये सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बना दिया और साथ साथ वो इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, दोहरा फंक्शन कर रहा है, ट्विन फंक्शन यहां भी है, ये जो है इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और साथ साथ अब ये ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो बाई हूम और ये यू जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के आएगा, उससे पहले इन्वर्जन में यहां पर हेल्पिंग वर्ब, तो विल, बाई हूम विल यू देखिए अभी ये सब्जेक्ट हो गया, नाउ इट हैज बिकम सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। बाई हूम विल यू बी लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और मॉडिफायर को एज इट इज रख दीजिए द डे आफ्टर टुमारो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। पंक्चुएशन मार्क्स मत भूलिए, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी ए मिस्टेक। सो बाय whom विल यू बी हेल्प, किसके द्वारा आपकी मदद की जाएगी। डे आफ्टर टुमारो का मतलब है परसों, परसों किसके द्वारा आपकी मदद की जाएगी, ये इसका पैसिव वॉइस है। नाउ लेट अस कम टू मूव फर्दर, फिफ्थ वन, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन। थोड़ा सा अच्छी तरह समझिए, यहां पर विच बुक विल यू बाय,
विच बुक विल यू बाई, आप कौन सी किताब खरीदेंगे, विच बुक। तो यहां देखिए विच बुक का फंक्शन देखिए, यहां पर दोहरा फंक्शन कर रहा है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी हो गया, या मान लीजिए इंट्रोगेटिव ये फ्रेज जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म में काम कर रहा है, एज वेल एज ये आपका जो है ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ये विल हेल्पिंग वर्ब है और ये यू सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट है, और ये बाई जो है मेन वर्ब है। आपके अनुसार हम ये कैसे जानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है विच बुक? इसका आंसर हम दे रहे हैं। विच बुक जो है इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है, कैसे जानेंगे? इसका आंसर दीजिए। विच बुक विल यू बाई, इसका आंसर आप दीजिए। तो आप क्या कहेंगे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं विच बुक विल यू बाई, तो आप ये कहेंगे सर आई विल बाई ग्रामर बुक। तो ग्रामर बुक जो है आंसर कहां पे आ रहा है, कहां पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा हुआ है। आई शैल बाई ग्रामर बुक। तो ग्रामर बुक जो है वो आप ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये क्लियर हुआ कि ये विच बुक जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसी को सब्जेक्ट बना दीजिए। जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन के देखिए विच बुक, इसको उतार लीजिए। ये अब इसको किस रूप में फंक्शन हम कराएंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड तो है ही है, इंट्रोगेटिव वर्ड है और साथ साथ अब इसे सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। विच बुक जो है इंट्रोगेटिव वर्ड भी हो गया और साथ साथ अब सब्जेक्ट बना दिया, तो यानी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब साथ साथ आ जाएगा। विच बुक विल बी बॉट, विल बी बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म बी बॉट, बाई बॉट बॉट। तो विच बुक विल बी बॉट और बाई वाला पोर्शन लगाइए और यू जो है वहां पर जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्टिव केस में यू, साइन ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो विच बुक विल बी बॉट बाय यू। नाउ इट इज क्लियर, आई होप सो। So there are 5 sentences, all have been converted from active to passive. The last one, which book will you bought by you? This is the passive voice. Active voice, which book will you buy? कौन सी किताब आप कल खरीदेंगे? Here the Hindi goes like this, which book will be bought by you? कौन सी किताब तुम्हारे द्वारा खरीदी जाएगी? So I think active passive का concept आपको clear हुआ. Thank you very much. If you like my teaching, kindly subscribe it my channel, Center of English Study. Thank you very much. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए मैं रामजी गुप्ता आज एक बार पुनः आपके सामने मैं आरटीआई एक्ट 2005 पे केस स्टडी लेकर के आया हूँ। आरटीआई एक्ट 2005 में यूट्यूब की मेरी सीरीज चल रही है। आज एक केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में अनेक डिपार्टमेंट से ऐसी क्वेरीज आती हैं कि जो लोग आरटीआई डील कर रहे हैं वो कहते हैं सर ये आरटीआई का बड़ा मिसयूज़ किया जाता है। और कुछ लोग जो है जिनकी कुछ ग्रीवेंस हो जाती है या कुछ यूनियन लीडर टाइप के लोग हैं या जो कुछ इस तरह के जो मैनेजमेंट को हैरेस करना चाहते हैं किसी बात को लेकर के, वो आरटीआई लगाते रहते हैं और बहुत काफ़ी इसका मिसयूज़ करते हैं और जो वो बोनाफाइड इंफॉर्मेशन सीकर के रूप में उन्हें आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं। वो अपनी इंफॉर्मेशन नीड को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं और वो सिर्फ उनका एक ही मकसद रहता है कि हर दूसरे तीसरे दिन वो बैठ करके आरटीआई लगाते रहते हैं। और चूंकि इसमें फ़ी वगैरह का जो कंसेप्ट है वो बहुत कम है, 10 रुपये है फीस, तो वो उनको ये बहुत इजी है कि वो हर दूसरे तीसरे दिन एक आरटीआई भेजते रहें। तो आइए आज एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में एक केस स्टडी है, सीआईसी का एक जजमेंट है। उस जजमेंट को हम बताते हैं जिसको आप कोट करके रिप्लाई भेज सकते हैं। अगर इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन सीकर है जो आपको लगता है कि नहीं ये जेन्युइन बोनाफाइड इंफॉर्मेशन सीकर नहीं है और ये बार बार जो है मिसयूज़ कर रहे हैं, तो आप उन्हें जो है इस जजमेंट को कोट करके जो है रिप्लाई भेज सकते हैं और उनसे ये कह सकते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन नीड को जो है प्रायोरिटाइज करिए और इन वन गो आप इतनी इंफॉर्मेशन देंगे। ऐसा कर करके आप उन्हें इंफॉर्मेशन दे करके थोड़ा सा उन पे एक कह सकते हैं चेक लगा सकते हैं। तो आइए आज एक बहुत अहम केस स्टडी हम आपसे डिस्कस करते हैं और ये जो है एक सीआईसी का जजमेंट है, उस पर चर्चा करेंगे जो आपको ये बताएगा कि वाइल डीलिंग विद आरटीआई आप किस तरह से जो है उस पर थोड़ा सा
जो ऐसे जो जेन्यून बोनाफाइड इंफॉर्मेशन सीकर नहीं है उन पे कुछ चेक लगा सकते हैं या अपनी रिप्लाई में उस जजमेंट को मेंशन कर सकते हैं। देखिए आपके सामने एक पीपीटी खुली हुई है, आइए आगे बढ़ते हैं इस पीपीटी में। नेक्स्ट पीपीटी आपके सामने आ गई है। तो ये जो केस स्टडी है ये है सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय। तो सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय ये जो केस है जिसमें है रिगार्डिंग इनडिस्क्रिमिनेट एंड इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स अंडर आरटीआई एक्ट 2005। यानी जो इनडिस्क्रिमिनेट और इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स आती हैं आरटीआई एक्ट में, जो अंधाधुंध बिल्कुल अविवेकहीन अव्यवहारिक मांगे रहती हैं कि मुझे 20 साल का जो है ये, आप मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में है कि उसके बहुत से ऑफिसर्स ऑल ओवर इंडिया हैं, तो सारे ऑफिसर्स में पूछ रहे हैं कि कितने जो है चार्जशीट हुई हैं, कितने उसमें पेनाल्टीज लगी हैं, कितने डिसिप्लिनरी एक्शन हुए हैं, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। अब वो जो है कि उन्होंने जो है हर जगह फिर उसको 6-3 में ट्रांसफ़र करिए हर पब्लिक अथॉरिटी के, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन कंपाइल करिए। इट्स ए ह्यूज जो है वर्क, और इसका डिनाइल हो नहीं सकता। कारण क्या है कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है आरटीआई एक्ट में कि आप कह दें कि भाई आपने जो है ये जो इन्फॉर्मेशन मांगी है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है। चूँकि वो इन्फॉर्मेशन है बट ह्यूज इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपकी रिसोर्सेज का जो है एक तरह से बहुत वेस्टेज होगा। तो एक ये सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस में जो है एक जजमेंट आया है। तो आइए जजमेंट पढ़ते हैं और उसका सहारा लेकर के जो लोग आरटीआई में काम कर रहे हैं वो किस तरह से इसको जो है एज एक तरह से रेमेडी यूज कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशंस में। तो आइए सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय ये जो केस है इसमें क्या जजमेंट दिया सीआईसी ने। इनडिस्क्रिमिनेट एंड इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स और डायरेक्शंस अंडर आरटीआई एक्ट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल एंड सन्ड्री इंफॉर्मेशन unrelated to transparency and accountability in the functioning of public authorities and eradication of corruption would be counterproductive as it will adversely affect the efficiency of the administration and result in executive getting bogged down with the non-productive work of collecting and furnishing information। देखिए इतना बड़ा सा ये सेंटेंस है, इसको ब्रैक करके हम लोग समझते हैं थोड़ा थोड़ा करके पार्ट में। देखिए अविवेकहीन, इनडिस्क्रिमिनेट माने अविवेकहीन, अंधाधुंध और अव्यवहारिक जो मांगे होते हैं या कोई डायरेक्शंस जब इशू होते हैं अंडर आरटीआई एक्ट, किस बात के लिए? फॉर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल एंड सन्ड्री इंफॉर्मेशन। ऑल एंड सन्ड्री माने सारी सूचनाएं। ऑल एंड सन्ड्री एक इडियम है, इसका मतलब है हर प्रकार की सूचनाएं, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, एवरीबडी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, ऑल एंड सन्ड्री का ये मतलब, यानी हर तरह की सूचना। अगर इस तरह का अविवेकहीन और अव्यवहारिक जो है मान लीजिए डिमांड्स आए जो कि अनरिलेटेड है किससे? टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज की जो फंक्शनिंग है उसका जो अकाउंटेबिलिटी है या ट्रांसपेरेंसी है या जो इरेडिकेशन ऑफ करप्शन है, यानी आरटीआई के जो दोनों स्तंभ है अकाउंटेबिलिटी ऑन और ये इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, इन दोनों से जो है बिल्कुल अनरिलेटेड है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी जो है डिमांड वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। ऐसी डिमांड जो है वो क्या होगी? वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव होगी। इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, बहुत ये निगेटिव धारा में बह जाएगा, बल्कि आरटीआई का दुरुपयोग हो जाएगा। एज इट विल एडवर्सली इफेक्ट द इफिशियंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगी जो प्रशासन की दक्षता है, कार्यकुशलता है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? जो हमारे एग्जीक्यूटिव जो हमारे स्टाफ और अधिकारी हैं गवर्नमेंट के, गेटिंग बॉग डाउन, वो बिल्कुल व्यस्त हो जाएंगे किसमें? विद द नॉन प्रोडक्टिव वर्क। जो एक नॉन प्रोडक्टिव वर्क है बिल्कुल मतलब एक तरह से कोई भी उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना एंड फर्निशिंग, इसी में राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग भी चलेगा, ऐसा सिनेरियो हो जाएगा आपका। तो आगे ये देखिए क्या कह रहे हैं। द एक्ट शुड नॉट बी अलाउड टू मिसयूज्ड और एब्यूज्ड टू बिकम ए टूल टू ऑब्स्ट्रक्ट द नेशनल डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन और टू डिस्ट्रॉय द पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड हार्मनी अमंग इट्स सिटीजन्स। तो ये जजमेंट कह रहा है कि ये जो कानून बना आरटीआई एक्ट उसको अलाउ ना किया जाए, इस बात का सेफ गार्ड किया जाए कि कहीं ये एक टूल ना बन जाए मिसयूज करने का या एब्यूज करने का, दुरुपयोग करने का,
एक टूल बनकर के आरटीआई एक्ट रह जाए रोकने के, और उसके परिप्रेक्ष्य में क्या हो, उसका रिजल्ट क्या हो, टू ऑब्स्ट्रक्ट द नेशनल डेवलपमेंट, और जो राष्ट्र निर्माण का कार्य चल रहा है या इंटीग्रेशन माने पूरे राष्ट्र को समायोजित करने का काम, और टू डिस्ट्रॉय या पीस एंड ट्रैंक्विलिटी और हार्मनी जो है जो नागरिकों के बीच में स्थापित है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए और प्रशासन जो है भंग हो जाए और कोई काम ही नहीं हो पाए शासन में, कोई प्रोडक्टिव वर्क ही ना हो पाए। कहीं आरटीआई एक्ट जो है ये अनप्रोडक्टिव वर्क या इस तरह का जो है नॉन प्रोडक्टिव काम करने का एक टूल ना बन जाए, कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि आरटीआई जो है वो जो राष्ट्र की जो है सरकारी दफ्तरों का मूल काम करने का जो उद्देश्य है उसके रास्ते में आ जाए और वो उसका जो है काम केवल हो जाए डिस्टर्ब करने का या डिस्ट्रॉय करने का। तो कहीं ऐसा बन करके आरटीआई ना रह जाए। आगे आइए देखिए दूसरे सीट में क्या कहता है। ये नेक्स्ट पीपीटी में आगे चल रही है जजमेंट, यही सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस में सीआईसी का जजमेंट। नॉर शुड इट बी कन्वर्टेड इनटू ए टूल, और ना ही इसको कन्वर्ट किया जाए आरटीआई एक्ट को किसमें, एक ऐसे टूल में, एक ऐसे यंत्र में ऑफ ऑपरेशन और इंटिमिडेशन ऑफ ऑनेस्ट ऑफिशियल्स। कहीं ऐसा ना हो कि जो ईमानदार अधिकारी हमारे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको जो है डराने धमकाने का या उन्हें जो है ऑपरेस करने का, दबाने का जो है एक ये जरिया बन जाए। स्ट्राइविंग टू डू देयर ड्यूटी, जो लोग जो है उद्यत हैं अपने कर्तव्यों को सही ढंग से करने के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन कर रहे हैं उनको डराने धमकाने का या उनको जो है ऑपरेस करने का जो गलत तत्व हैं किसी भी दफ्तर में या किसी भी समाज के जो गलत तत्व हैं, वो आरटीआई को एक टूल बना करके उनको डराने धमकाने का या उन पर अत्याचार करने का ऐसा कोई टूल बन करके ना रह जाए। द नेशन डज नॉट वांट, राष्ट्र जो है नहीं चाहता है, क्या नहीं चाहता है, सिनेरियो एक ऐसा परिदृश्य क्रिएट करना वेयर 75% ऑफ द स्टाफ ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, जहां पर जो है पब्लिक अथॉरिटी के 75% जो है स्टाफ और ऑफिसर जो है स्पेंड्स 75% ऑफ देयर टाइम। ऐसा ना हो कि वो लोग जो है अपने काम का 75% जो है समय अपने जो उनकी ड्यूटीज हैं इन कलेक्टिंग एंड फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन, केवल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में और फर्निश करने में एप्लीकेंट्स को दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ डिस्चार्जिंग देयर रेगुलर ड्यूटीज, बजाय बनस्पत इसके कि वो अपनी जो निर्धारित काम है रेगुलर ड्यूटीज है किसी दफ्तर में उसको करने के बजाय। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि 75% जो है हमारा स्टाफ ऑफिसर अपना ड्यूटीज का 75% भाग जो है केवल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में और उसको एप्लीकेंट को देने में ही जो है लगे रहें, और उनका जो मूल काम करना है, दफ्तर का काम करना है, जो उनको मैंडेट काम है, मान लीजिए संघ सरकार की कोई दफ्तर है तो उसमें जो है संघ सरकार ने जो उनको मैंडेट किया वो काम करने का, या राज्य सरकार का दफ्तर है तो राज्य सरकार ने जो कोई काम दिया वो काम न करके 75% स्टाफ जो है उसका 75% समय जो है इसी में लग रहा केवल आरटीआई का एप्लीकेशन जो है उसको तैयार करने में और इन्फॉर्मेशन देने में। द थ्रेट ऑफ पेनाल्टी अंडर आरटीआई एक्ट, तो ये जो थ्रेट है पेनाल्टी के सेक्शन 20 मान लीजिए इसमें एक दंडात्मक पेनल प्रोविजन किया गया है आरटीआई एक्ट में कि अगर सीपीआईओ जो है सही ढंग से काम नहीं करते हैं और बार बार कंप्लेंट आती है तो उससे उनको सोकॉज नोटिस सर्व किया जाएगा सीआईसी की तरफ से, और सेक्शन 20 उनसे पूछा जाएगा कि क्यों ना उनके ऊपर एप्लीकेबल कर दिया जाए इस बात के लिए जो उन्होंने गलती की होगी, जो शिकायत आई होगी, जो कंप्लेंट आई होगी। तो ये जो एक पेनाल्टी है कि 25,000 रुपए तक जो है उनको फाइन, और मान लीजिए एक चार्जशीट उनका रिस्पेक्टिव जो है मिनिस्ट्री से ये जो है फॉर्मल डिसिप्लिनरी एक्शन जो है इनिशिएट करवा सकता है सीआईसी को, जो ये पावर है अंडर आरटीआई एक्ट 2005 धारा जो 20 है सेक्शन 20, तो उसमें जो ये एक थ्रेट है, एक खतरा जो है पेनाल्टी का अंडर आरटीआई एक्ट, वो ना शुड नॉट लीड द एम्प्लॉइज ऑफ ए पब्लिक अथॉरिटी। ऐसा ना हो जाए कि वो जो हमारे स्टाफ ऑफिसर हैं पब्लिक अथॉरिटीज की जो इस काम में लगे हुए हैं वो इस डर से, वो बेचारे इस डर से कि भी ये आरटीआई एक्ट में सेक्शन 20 उनके ऊपर कहीं एप्लीकेबल ना हो जाए, उन्हें कहीं फाइन ना लग जाए, कोई दंडात्मक उनके ऊपर कार्रवाई ना हो जाए, तो इसमें वो क्या कर रहे हैं, वो अथॉरिटीज क्या, पब्लिक अथॉरिटीज के जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटाइजिंग इन्फॉर्मेशन फर्निशिंग। तो इन्फॉर्मेशन देने का काम वो सबसे टॉप में रखे हुए हैं एट द कॉस्ट ऑफ देयर नॉर्मल एंड रेगुलर ड्यूटीज, और क्या करने के बजाय, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ उसके अपना जो रेगुलर ड्यूटीज है, जो अपना नियमित काम है, नॉर्मल काम है, जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी उसके करने के बजाय उसकी कीमत पर वो जो है दिन भर सुबह से शाम तक 75% समय, मान लीजिए 8 घंटे ड्यूटी, तो वो जो है 6 घंटे केवल इसी बात के लिए लगा रहे हैं
कि वो जो है इंफॉर्मेशन कंपाइल करना और कंपाइल करके जो है एप्लीकेंट को देना, केवल इस डर से कि कहीं ये जो है सेक्शन 20 एप्लीकेबल ना हो जाए और पेनाल्टी न देनी पड़ जाए। तो देखिए इस तरह का जो है एक नेगेटिव नकारात्मक जो है सिनेरियो बनाने का जो है उद्देश्य आरटीआई एक्ट का नहीं है। तो सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस में हमारा सीआईसी ने ये जजमेंट दिया है कि आप जो है अगर कोई बोनाफाइड इंफॉर्मेशन सीकर नहीं है तो आप उसको ये इंफॉर्मेशन, ये जो आपका जजमेंट है कि सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस, इसको लिख करके आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई अगर आप बोनाफाइड इंफॉर्मेशन सीकर हैं तो आप अपनी इंफॉर्मेशन नीड को प्रायोरिटाइज करिए और एक टाइम में जो है इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती है और फर्दर आप नेक्स्ट टाइम जो है दोबारा जो है शेष इंफॉर्मेशन प्रदान कर दी जाएगी। तो यानी एक इसमें क्वेश्चन रखा गया है इस जजमेंट को कोट करके। मेरे ख्याल से जो हमारा आज का उद्देश्य था आपको ये केस स्टडी बताने का, वो पूरा हो गया होगा कि आप जो है कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन सीकर है मान लीजिए जो आपको जेन्यून नहीं लगता, वो सिर्फ मैनेजमेंट को हैरेस करने के लिए बार बार आरटीआई लगा रहा है, तो आप सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस लिख करके रेफर करके उसे कह सकते हैं कि एक टाइम में आप इतनी इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि जो पब्लिक अथॉरिटीज है उसकी रिसोर्सेज है उसका जो है मिसयूज नहीं तो हो जाएगा और वो नहीं फर्निश कर पाएंगे, उसका डिसप्रोपोर्शनेटली डाइवर्जन हो जाएगा इस काम के लिए और जो मेन काम है वो पीछे हट जाएगा। मेरे ख्याल इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारा ये यहीं पर हम रैपअप करेंगे अपने वीडियो को, और आप सब काम करते समय जो है इस सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस का जो है रेफरेंस लीजिए, ये आपको रिलीफ देगा और आप जो है इस तरह से थोड़ा सा सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि बोनाफाइड इंफॉर्मेशन सीकर्स और नॉन बोनाफाइड इंफॉर्मेशन सीकर्स में एक लकीर खींच सकते हैं और ये आप आपके जो ऑफिशियल वर्क है उसमें थोड़ी सहूलियत लाने का जो है आप प्रयास कर सकते हैं। इसके सारे यही आज का उद्देश्य था। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।